बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट जाज़े मिनास डिबेट ऑफ द वीक के साथ। आज की डिबेट में हम देखेंगे कि गुज़श्ता हफ्ता पाकिस्तान का कैसे रहा, पाकिस्तान के कौन से अहम मौज़ूआत जिन पर पाकिस्तानी आवाम जानना चाहते हैं कि हमारे साथ क्या हुआ या हमारे साथ आने वाले दिनों में क्या होगा। पाकिस्तान में सबसे जो हम पिछला प्रोग्राम किसी वजह से नहीं कर सके, तो उस वजह से हम कोशिश करेंगे कि गुज़श्ता हफ्ते का भी अहाता करें। तो पाकिस्तान को सबसे पहले हम पाकिस्तानी अफवाज का मुबारकबाद पेश करते हैं। पाकिस्तान ने जो बहादुरी और जुर्रत दिखाई, पाकिस्तान की बहादुर अफवाज ने जिस तरह दुश्मन के 2 तैयारे गिराए और दुश्मन को ये सोचने पे मजबूर कर दिया कि हम जब चाहें, जहां चाहें, जिस मौके पे चाहें आपको सरप्राइज दे सकते हैं और सरप्राइज कर सकते हैं। आज के प्रोग्राम में शामिल है जी कि राजस्थान साजिश में तीसरा मुल्क कौन था, उस बारे में बात करेंगे। शेख रशीद अहमद साहब एक ऐसे वक्त में ईरान पहुंचे और ईरान पहुंचने के बाद वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का ईरानी सदर के साथ टेलीफोन पर गुफ्तगू शनीद, क्या गुफ्तगू शनीद हुई उस पर भी हम बात करेंगे। और आदिल अल जुबैर बड़े अहम दौरे पर पाकिस्तान पहुंचे, खुसूसी पैगाम लेके गए, मीडिया में इसकी बड़ी बातचीत हुई, उसके पीछे क्या राज हैं, क्या बातचीत हुई, किन राजों से पर्दा उठाया गया, किन किन मौज़ूआत पर वो कौन से मौज़ूआत ज़ेर बहस आए और तसल्लियाँ और वादे लिए गए। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास और अपोजिशन का रवैया जो था उस पर भी हम बात करेंगे कि अपोजिशन ने एक इंडिया के खिलाफ तो बड़ा मुनज़्ज़म तरीके से और बड़ा अच्छा एक इजलास रहा, लेकिन उसी इजलास में कुछ बदनज़मी भी देखने को मिली, जहां असद उमर और बिलावल भुट्टो जरदारी एक दूसरे को कुछ अल्फाज कहते नजर आए। वहीं पर जब छाजरों में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने जलसा किया तो उन्होंने भी बिलावल भुट्टो जरदारी की जो तकरीर थी इंग्लिश में उससे भी तनकीद का निशाना बनाया। क्या वज़ीर-ए-आज़म को ये रवैया ज़ेब देता है, इस पर भी बात करेंगे। अमन की बहाली, पाकिस्तान में खेलों की वापसी, क्या आएगी इससे खुशहाली, और पार्लियामान में मुतनाज़ा नमाज जमात, क्या ये दुरुस्त तरीका है। किबले की सिमत के बारे में अब तफसीलात आना शुरू हो गई हैं कि वो गलत सिमत में नमाज पढ़ी गई, लेकिन उलमाए कराम का इस बारे में क्या राय रखते हैं उलमाए कराम, हम अपने दोनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानों से पूछेंगे, मुअज़्ज़ज़ अपने जो मेरे को होस्ट हैं उनसे पूछेंगे। और अमेरिका का यकदम पाकिस्तान की तरफ झुकाव, इसकी क्या वजह है। पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ तामन शुरू कर दिया है, पाकिस्तान ने कोई ऐसी बड़ी मछली पकड़ ली है जिसे आज़ाद कराना अमेरिका की मजबूरी है। और अगर थोड़ा सा वक्त बचा तो हम मियाँ साहब के दिल के बंद वालों के बारे में भी बात करने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम फिरदौस जमाल साहब। वालेकुम अस्सलाम। उबैदुर रहमान शफीक साहब, क्या हाल है, खैरियत से? आपके गुज़श्ता हफ्ते कैसे गुजरे? बेहतरीन माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत हंगामा खेज और बहुत ही मतलब पाकिस्तानी कौम के लिए वलवला अंगेज़ और बहुत ही ज़्यादा बशारतें लेके, खुशखबरियाँ लेके और बहुत ही मतलब हमारे हौसलों को बढ़ाने वाले 2 हफ्ते गुजरे पिछले जो गुजरे। एक अरसे बाद पाकिस्तानियों को वो खुशी महसूस हुई जो कौमों की ज़िंदगी में आती है, और मैं समझता हूँ कि एक बड़ा ही अहम दिन था जब सुबह सुबह हमने खबरें देख रहे थे और यकदम देखा कि 2 तैयारे जो है ज़मीन बोस हो गए दुश्मन के, और जिस बहादुरी से पाकिस्तानियों ने ज़मीन बोस किया उनको, उस पर हर शख्स ही सजदा शुक्र अदा करता है, जी शऊर इंसान। तो इसी मामले को जब आगे लेके चलते हैं तो हम जब DGI-SPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके बाद, तो वो जब वो साजिश को बेनकाब किया गया तो उन्होंने कहा जी एक तीसरा मुल्क भी था। वो तीसरा मुल्क पाकिस्तानी हर बच्चा बूढ़ा जवान जानने के लिए बेताब है कि वो तीसरा मुल्क कौन सा था। कुछ कहते हैं अमेरिका है, कुछ कहते हैं ईरान है, कुछ कहते हैं अफगानिस्तान है, और कुछ कहते हैं कि फ्रांस भी इसमें शामिल हो सकता है। देखिए, सबसे पहले तो मैं जिस तरफ आपको लेके जाऊंगा वो ये है कि हम एक अरसे से ये कह रहे थे कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मशरिक़ व मगरिब का कुफर जो है वो एक साथ है, पाकिस्तान को ख़त्म करना चाहता है, पाकिस्तान इस खित्ते में आलम इस्लाम की आखिरी चट्टान है, इसको नुकसान पहुंचाना चाह रहा है। तो उस वक्त हमारा मजाक उड़ाया जाता था, हमारे लिबरल्स कह रहे थे पाकिस्तान को कौन क्या करेगा, पाकिस्तान इतना अहम नहीं है। लेकिन जब साजिश पकड़ी गई भारतीय राजस्थान में, 3 मुल्क वहाँ पे बैठ के एक साजिश रचा रहे थे पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के कराची और जो है बहावलपुर को निशाना बनाने के लिए, हसास जगहों को निशाना बनाने के लिए, तो उस वक्त फिर दुनिया की आंखें खुल गई कि जी वाकई पाकिस्तान की अहमियत है और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ आलम कुफर मुत्तहिद है। इसमें मैं क्रेडिट देना चाहूँगा हमारी ISI को, हमारी खुफिया एजेंसी को, जिसने बर वक्त उनकी साजिश को न सिर्फ पकड़ा बल्कि उनको एक अपने लेवल पे, ये DG ऑपरेशन के लेवल पे या ISI का और दूसरी जो एनिमीज़ होती है उनके साथ एक राब्ता होता है किसी सतह पर, उनको वार्निंग दी, उनको थ्रेट किया कि अगर हमें आप
हमारे 7 जगहों पे हमला करेंगे, 6 जगहों पे करेंगे, हम काउंटर मारेंगे 12 जगहों पे। 12 जगहों पे। तो एक तो ये वाजे हो गया कि जी जो दुश्मन थे उनको उनके औकात याद दिलाई गई और उनको बताया गया कि पाकिस्तान खामोश नहीं रहेगा। और तीसरी पहली दफ़ा एक और जो चीज़ हमारे सामने आई कि हम कुछ ममालिक जिनके पाकिस्तान के साथ एक तरह के सरद गर्म ताल्लुकात थे, उनके हवाले से हम बेखबर थे। कौम के सब तबकात बेखबर नहीं थे, बल्कि हम तो अपने प्लेटफॉर्म से कहते रहते थे कि भाई कुछ दोस्त नुमा दुश्मन भी है, कुछ आस्तीन के सांप भी है, उनकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए। तो वो तीसरा मुल्क जिसका नाम ना हमारे मीडिया ने लिया, लेकिन इशारा हुआ, इशारा भी हुआ और तीसरा मुल्क कहकर हुआ। बिल्कुल हुआ, ठीक है ना, वाज़े करने की कोशिश की कि आवाम को पता चले कि वो अगर देखिए जी ऐसे मौके पे जब आप जंग से गुजर रहे हैं, एक बहुत बड़े दुश्मन से आपका मुकाबला है और एक उम्मत मुसलमा के आप सालार के तौर पर सामने उभरे हैं, एक एटमी ताकत है, वाहिद एटमी ताकत है उम्मत मुसलमा की। तो ऐसे वक्त में अंदरूनी इंतशार अगर किसी बरादर इस्लामी मुल्क को हमारे साथ थे तो वो बुला के हमारे साथ खड़े होना चाहिए था, ना कि वो ये कहता कि इंडिया उस तरफ से अटैक करे जिस तरफ से मैं करूंगा। ये तो अल्लाह की तरफ से हर काम में बेहतरी होती है, रब्बे कायनात है, वो हमारा रब है, बेशुमार लोगों की दिलों की धड़कनें हैं, पाकिस्तान से वाबस्ता हैं, बड़े बड़े लोग हैं और इस्लाम के नाम पर बनने वाली रियासत है। अल्लाह ने उन दुश्मनों की साजिश को ऐसे बेनकाब किया जैसे खंदक में तेज हवाएं चलाई थी। ऐसे आपको पता जो बलूचिस्तान का इलाका है वो सैलाब आ गया, वहाँ खुश्क सहराओं में सैलाब आ गए। रब ने जब बचाना था वो मूवमेंट नहीं हो सकी आर्मी की। ये एक जो हमला रुकने की वजह हुई है पाकिस्तान पर, जो हमला रुकने की वजह हुई है, ये भी एक बताया जा रहा है कि वो जो उधर से मूवमेंट आर्मी की होनी थी बलूचिस्तान के अंदर से ईरान की अपनी जो मूवमेंट होनी थी वो नहीं हो सकी, तो उस हवाले से भी ये रुक गए। फिर तीसरा मुल्क ये कि हमारी हुकूमत ने, हमारे मीडिया ने, हमारे इदारों ने मुमकिन एक जिम्मेदारी का सबूत देते हुए उन्होंने कहा पहले उनका नाम लिए बगैर बैक चैनल डिप्लोमेसी के जरिए उनको समझाते हैं, उनकी अकल ठिकाने आती है। शेख रशीद साहब भी गए और सारा भी मामला हुए। तो मेरे ख्याल में अब वो वक्त आ चुका है कि उनको दो टोक जुबान में बात की जाए। इस दफा समझा दिया गया कि अगर अटैक हुआ तो आपकी खैर नहीं है। हाँ जाहिर है, उन्होंने भी सरहद पे अपने जहाज लेकर आए थे, जहाज लेके आए थे तो उन्होंने कहा है जो आपने 67 जहाज खड़े किए ये सारे खराब हैं, इनका भी हमें पता है। उबैद रहमान शफीक आप क्या कहते हैं, बड़े अहम मौजू पे आपको हम शामिल करते हैं। अब नवाजिश जनाब जहांगीर साहब, देखिए आपको इस पूरे सिनेरियो को समझने के लिए ज़रा थोड़ा सा वाइडर व्यू में जाना पड़ेगा। आप देख लें इस खित्ते के जो हालात बदल रहे हैं और इस खित्ते के अंदर जो दो बड़े मेन खेमे हैं, आप समझ लें कि जो दो बड़े स्टेक होल्डर्स मेन्स जो बन रहे हैं मुल्कों के, उनमें एक तरफ आपको पाकिस्तान नज़र आएगा, दूसरी तरफ आपको चाइना नज़र आएगा और दूसरे मद्दे मुकाबिल आपको इंडिया, ईरान और उस कैंप के अंदर आपको अमेरिका की पीछे से पुष्ट बनाई नजर आएगी और अफगानिस्तान उसमें एक मेन रोल है उसका। खैर अफगानिस्तान का भी तय नहीं हुआ अफगानिस्तान ने किस तरफ जाना है, जब तक तालिबान हुकूमत के हवाले से कोई फैसला नहीं होता। तो अफगानिस्तान का भी तालिबान जो कुछ कर रहे हैं इन दोनों वो बड़ा बल ये एक आप देख लें कि आपको दो मेन स्टेक नजर आ रहे हैं इस पूरे खित्ते के अंदर। एवरी एक्शन इज हैज बीन मोटिव, कोई भी काम मोटिव के बगैर नहीं होता। तो अगर हम इस पूरे सिनेरियो में देखें, मोटिव हमें दो ही ममालिक के नजर आते हैं। यहाँ पर ईरान का मोटिव हो सकता है और यहाँ पे अमेरिका का मोटिव हो सकता है। और ईरान और इंडिया के पीछे भी मेन मोटिव बड़ा जो है वो अमेरिका का ही है कि अमेरिका बहुत खामोशी से और वो ऊपर से जाहिर कर रहा है पाकिस्तान को कि हम पाकिस्तान के साथ हैं, वो पाकिस्तान को बहुत हमदर्दियाँ दिखा रहा है ज़ाहिरी तौर पर, लेकिन बैक एंड के ऊपर जो सारा काम हो रहा है उसके अंदर अमेरिका की किसी न किसी हद तक पुष्ट बनाई है। असल में अमेरिका जो मैं ये समझता हूँ कि अमेरिका ने कभी ये नहीं चाहा कि पाकिस्तान इस खित्ते में एक मजबूत बन के उभरे। देखिए जब हम अमेरिका के कहने पे अफगानिस्तान की वार में शामिल हुए तो उस वक्त पाकिस्तान एक मजबूत इकॉनमी के साथ साथ एक मजबूत मुल्क था खित्ते का। पाकिस्तान का एक असर और रसूख था, अरबों में पाकिस्तान एक अपना वजूद रखता था, पाकिस्तान एशिया में अपना एक वजूद रखता था, रखता है, इंशाल्लाह बरकरार रहेगा। लेकिन उस वक्त पाकिस्तान का एक वकार और जो पाकिस्तान का मेयार था वो अलग था। लेकिन उसके बाद फिर अमेरिका बहादुर ने जब अफगानिस्तान से निकला तो उसने पाकिस्तान के किरदार को भांप लिया। उसने कहा ये तो किसी वक्त भी खतरा हो सकता है। उसने पाकिस्तान को कमज़ोर करना शुरू किया और पाकिस्तान पर दहशतगर्दी का वो लेबल लगा दिया गया जो आज तक हम उसको हटाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब हमें ये 6 महीनों में 7 महीनों में जाके कोई कामयाबी मिली है। उसके बाद हमें जो अब मौजूदा जो सिनेरियो नजर आ रहा है उसमें मुझे मेरी जो अपनी राय है, कहीं ना कहीं मैं ये समझता हूँ कि अमेरिका पाकिस्तान को जंग में उलझा के जाना चाहता है। अमेरिका ऐसे पाकिस्तान से निकलना नहीं चाह रहा, अफगानिस्तान से निकलना नहीं चाह रहा। वो चाहता है कि पाकिस्तान जंग में उलझ जाए
और जो सी पैक है ये मनसूबा ठप हो जाए, चाइना की जो रसाई है वस्ती एशियाई रियासतों तक वो बंद हो, और यूरोप तक, जो यूरोप की मंडियों तक चाइना के पहुंचने का ख्वाब है, उसे भी वो रुकावट डालना चाहता है, उसमें अमेरिका को इतना इजी ना ले। अमेरिका एक सुपर पावर रहा है, उसका पूरी दुनिया के अंदर असर रसूख है। खित्ते में जंग का महवर तब्दील होता जा रहा है। उसका असले का खरीदार दुनिया में, उसके बड़े असले के खरीदार पाकिस्तान, कुछ अरब ममालिक, ईरान और ये इंडिया था। तो इंडिया ने अपना जो है वो इजराइल से अपने टारगेट लेना शुरू कर दिए हैं, और अब रूस से लेना शुरू कर दिए हैं। रशिया एक बड़ा उसका मद्दे मुकाबल आया इस इंडस्ट्री में, असले की इंडस्ट्री में। लेकिन वहीं पे जब ये हम इस जंग की सूरत हाल को देखते हैं तो इसमें इसराइल का किरदार नजर आया है। इसराइल तो पाकिस्तान का, ये हम समझते हैं कि मुखालिफ है, शुरू से मुखालिफ है, और इसराइल की ये ख्वाहिश है कि पाकिस्तान बराह रास्त हमसे बात करे। लेकिन इस मौके पे वो आया इस हद तक आगे जा सकता है कि वो बराह रास्त अटैक करने चला गया पाकिस्तान पे। इजरायली पायलट हैं, और पाकिस्तान ने पहले भी इजरायली पायलट्स मार गिराया या पकड़ा था, मुझे अब याद नहीं आ। तो इस दफा फिर कोई कहते हैं कि इजरायली पायलट पकड़ा गया है। देखिए, ऑफिशियली तो गवर्नमेंट की तरफ से या हमारे इदारों की तरफ से तो इस पर कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई है, ठीक है। लेकिन जो मतलब बातें हो रही है इस्लामाबाद के ऐवानों में भी और बहुत सारे इदारों, मीडिया हाउस में भी एक आध, ठीक है ना, तजिया निगार ने बात की है, जिम्मेदार तजिया निगार ने बात की है। और देखिए, इसकी अगर आप थोड़े से उसमें जाएंगे कि 27 तारीख को ये हुआ, ठीक है, उससे पहले 1-2 दिनों की तारीख में जाके आप देखें, इंडियन बहुत सारे ट्विटर अकाउंट्स पे और बहुत सारी जगहों पर उनके जो पायलट हैं वो इसराइली पायलट्स की तस्वीर मौजूद हैं। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि आपके बम्बई अटैक जब हुआ उस वक्त नरीमन हाउस में भी वहाँ पे इसराइली मोसाद के लोग थे। तो इंडिया और उनके दरमियान ज्वाइंट जो है वो मिलिट्री एक्शंस होते रहते हैं, प्रोग्राम्स भी बनते। पाकिस्तान के खिलाफ बहुत दफ़ा मोसाद और रा ने मिलकर ऐसे प्रोग्राम्स बनाए हैं। तो मेरे ख्याल में ये कोई बाइद बात नहीं है, कोई दूर की बात नहीं है कि वो इस तरह का इकदाम करे, खासकर ऐसे वक्त में जिस वक्त जब इसराइल को लग रहा है इस खित्ते में उनका कोई खुले आम अरबों में भी कोई मुआरिज नहीं है, कोई टकराव का मुल्क उनके सामने नहीं है। ईरान तो अंदर से उनके साथ सफारतखाने खोल के बैठे हुए। तो इस खित्ते में इसराइल के लिए 20 साल बाद जो सोचता है, 50 साल बाद, इस खित्ते में जो सबसे उनके लिए चैलेंज वो होगा वो पाकिस्तान होगा। क्योंकि वहाँ की आवाम, अगर हुकूमत कोई गलत फैसला भी करती है इसराइल के हवाले से, तो आवाम कम अज कम उस फैसले को नहीं मानती। ने बड़ा जरूरतमंदाना फैसला किया। उन्होंने कहा जी कि सारी दुनिया भी इजराइल को तस्लीम कर ले, तो मैं कम अज कम जो मजालम कश्मीरियों पे, फ़लस्तीनियों पे डाल रहे हैं उसमें मैं उसको तस्लीम करने पर नहीं आमादा हूँगा। यहाँ पे हमने एक जो तीसरे मुल्क के हवाले से एक डॉक्यूमेंट्री है 2-2.5 मिनट की, वो प्रोड्यूसर साहब अगर चला दें। पाकिस्तान के खिलाफ ग्रेट गेम को समझना इतना मुश्किल भी नहीं। जियो न्यूज के सीनियर सहाफी हामिद मीर ने अपने प्रोग्राम कैपिटल टॉक में इंकशाफ किया है कि पुलवामा हमले के बाद भारत इसराइल ने मुश्तरका तौर पर पाकिस्तान पर मिसाइल हमले की मंसूबाबंदी की थी और पाकिस्तान के 2 बड़े शहर कराची और बावलपुर को निशाना बनाने की पूरी तैयारी की थी। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने मजीद इंकशाफ करते हुए कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ इस मुश्तरका मंसूबा बंदी में 5 जगहों को निशाना बनाने की तैयारी की गई थी। लेकिन पाकिस्तानी इंटेलिजेंस इदारों को जब खुफिया मंसूबा बंदी का इल्म हुआ तो पाकिस्तान ने मिसाइलों को तबाह करने और जवाबी कार्रवाई के लिए भरपूर तरीके से अपने आप को तैयार किया था। जबकि साथ साथ सऊदी अरब, अमेरिका, रूस और चाइना को भी इत्तला दी गई थी। जबकि अमेरिका के जरिए भारत को संगीन नताइज का पैगाम पहुंचा दिया गया, जिसके बाद भारत और इसराइल के इस खुफिया मंसूबा बंदी पर पानी फिर गया और भारत इस हमले से बाज आया। इन हकायक के मंजरेआम पर आने के साथ ही एक और खबर भी हुकूमती जराए से मंजरेआम पर आई है कि पाकिस्तान के खिलाफ इस खुफिया मंसूबा बंदी में भारत और इसराइल के साथ एक और मुल्क भी शामिल था। जराए के मुताबिक भारत और इसराइल के साथ पाकिस्तान के खिलाफ इस खुफिया मंसूबा बंदी में ईरान भी शामिल था। बुनियादी तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ ये ग्रेट गेम भारत, इसराइल और ईरान ने बनाया था, जिस पर पाकिस्तान ने बर वक्त पानी फेर दिया। अगरचे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भारत
और इसराइल के साथ शामिल तीसरे मुल्क का नाम नहीं लिया गया, लेकिन तारीख और हालिया वाकयात को मद्देनजर रख के पाकिस्तानियों की जानिब से सोशल मीडिया पर तीसरे मुल्क को जाहिर किया गया। सोशल मीडिया पर भरपूर अंदाज में ईरान को इस खुफिया मंसूबाबंदी में शामिल तीसरे मुल्क के तौर पर गिना और शुमार किया गया। सोशल मीडिया पर सार्फिन ने वाजे किया कि भारत और इसराइल के साथ इस मंसूबाबंदी में शरीक मुल्क ईरान ही है, तो पाकिस्तान के खिलाफ इस वक्त ये तीन ताकतें साजिश करने पर तुली हुई हैं। इस बिना पर तीनों ममालिक का पाकिस्तान के खिलाफ इस मंसूबाबंदी में शरीक होना बैदस क्यास नहीं। पाकिस्तान के खिलाफ हालिया मंसूबाबंदी के बैकग्राउंड को अगर देखा जाए तो निहायत वाज़ेह नतीजा मिल सकता है कि कौन सा मुल्क पाकिस्तान के खिलाफ इस मंसूबाबंदी में किरदार अदा कर सकता है। अगर देखा जाए तो 13 फरवरी को ईरान के जनूब मशरकी इलाके में होने वाले खुदकश में पासदाराने इनकलाब के कम अज कम 27 मुहाफिज हलाक हो गए, जबकि 20 से ज्यादा अफराद इसमें जख्मी हो गए। मुहाफिजों को मुंतकिल करने वाली गाड़ी को पाक ईरान सरहद से मुतसिल बलोचिस्तान सूबे में खास जाहदान रोड पर निशाना बनाया गया। इस हमले के फौरन बाद ईरान में पासदाराने इनकलाब के कमांडर ने इल्जाम लगाया कि हाल ही में मुल्क के जनूब मशरकी इलाके में होने वाले एक खुदकश हमले के जिम्मेदारान की पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस पुश्तपनाही करती हैं। हफ्ते के रोज ईरान के रियासती मीडिया पर नशर होने वाले एक इंटरव्यू में मेजर जनरल मोहम्मद अली जाफरी ने कहा कि पाकिस्तान की हुकूमत ईरान में इनकलाब के मुखालिफिन और इस्लाम के दुश्मनों को पनाह देती है। इनका मजीद कहना था कि ईरान जानता है कि ये हमला आवर कहाँ मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करता तो बैनुल अक़वामी कवानीन के मुताबिक ईरान को यह हक हासिल है कि वो जवाबी कार्रवाई करे और दहशत गर्दों को सजा दे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने जैशुल अदल को पनाह दे रखी है, जिसने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की है। दूसरी जानिब देखा जाए तो ईरान में होने वाले इस हमले के एक रोज बाद यानी 14 फरवरी को इसी तरह का हमला भारतीय फौजी काफिले पर भी हुआ। जम्मू श्रीनगर सिक्योरिटी अफवाज का एक कारवां जब भारत के ज़ेर इंतजाम जम्मू और कश्मीर के जिला पुलवामा के कस्बा ओंतीपुरा के नजदीक वाक़े गांव से गुजर रहा था तो एक खुदकश हमला आवर ने बारूद से भरी गाड़ी काफिले की एक बस से टकरा दी। इस हमले के नतीजे में सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF के 46 एहलकार हलाक हो गए। भारत ने इस हमले की जिम्मेदारी जैश ए मोहम्मद नामी तंजीम पर डालते हुए पाकिस्तान को इसका जिम्मेदार करार दे दिया और पाकिस्तान को इस हमले के नतायज भुगतने की धमकी दे डाली, जबकि साथ साथ हल्लोसी की खिलाफ वर्जी भी की। इस सूरत हाल को बारीक बीनी से देखने की हरगिज़ जरूरत नहीं, बल्कि ये कहानी निहायत आसानी से समझ आती है कि दो मुल्कों में एक ही दिन की दूरी पर दोनों के फौजी काफिलों पर एक जैसा हमला हुआ, जिसमें एक जैसा बड़ा नुकसान सामने आया, जबकि दोनों ममालिक ने बिला तहकीक के हमले का इल्जाम पाकिस्तान पर आयद किया। भारत ने जैश ए मोहम्मद का बहाना बनाकर जबकि ईरान ने जैशुल अदल का बहाना बनाकर पाकिस्तान के सर इसका इल्जाम थोप दिया। इस सूरत हाल में तीनों ममालिक भारत, इसराइल, ईरान की पाकिस्तान के खिलाफ खुफिया मंसूबा बंदी के इंकशाफ को समझना मुश्किल नहीं, जिसका नतीजा यूँ निकलता है पुलवामा और पासदाराने इनकलाब पर हमला कहीं एक ही मिशन की कड़ी तो नहीं। हमला ऐसे वक्त में किया गया जब सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान का दौरा करने वाले थे। हमले का तरीकाकार एक जैसा था। भारत में हमला 150 किलोमीटर दूर और ईरान में चाबहार के करीब हुआ। चाबहार वही जगह है जहां से कुलभूषण अपनी कार्रवाइयां करता था। हमले के फौरन बाद भारत और ईरान का मौक़िफ़ यकसा क्यों था? सबसे ज्यादा काबिल गौर बात यह है कि इस हमले के फौरन बाद दोनों ममालिक ने पाकिस्तान ही को इस हमले में क्यों मुलव्विस करार दिया। इस तमाम सूरत हाल का लाजमी नतीजा और लब्बो लबाब यही निकलता है कि घड़ी हुई कहानियों में कहीं ना कहीं झूल रह जाता है। जी, वेलकम बैक आफ्टर द शॉर्ट वीडियो क्लिप। फिरदौस जमाल साहब, इस सारे तनाज़र में हमने देखा कि बहुत सारी हलचल हुई। पाकिस्तान और इंडिया की जंग को इस वक्त सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया की जंग नहीं समझा गया, दुनिया की एक जंग समझा गया, क्योंकि दुनिया जानती है कि दो एटमी कुव्वतें जब आपस में टकराएंगी तो इसमें दुनिया का नुकसान होगा। हमने देखा कि जनाब वज़ीर-ए-आज़म की खुसूसी हदायत पर वफाकी वज़ीर रेलवे बड़े हंगामी किस्म के दौरे पर ईरान पहुँचे और वहाँ फिर वज़ीर-ए-आज़म ने टेलीफोन भी किया। क्या समझते हैं, क्या बातचीत हुई?
देखिए इसमें जबकि ईरान की तरफ से ये बयान आया कि हमने पाकिस्तान से ये बात की है कि अब अगर तुम्हारी तरफ से दहशतगर्दी हुई तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की तरफ से ये बयान सामने आया है कि इंशाल्लाह हम आपको जल्द खुशखबरी देंगे। देखिए ईरान का जो किरदार सामने आया राजस्थान साजिश में, उसके बाद ज़ाहिर है ईरान को मुख्तलिफ चैनल्स के ज़रिए समझाना ज़रूरी था। उसमें पहला जो हम पाकिस्तान में जो हमारी हुकूमत ने, हमारे इदारों ने जिस चैनल को इंतखाब किया वो था डिप्लोमेसी के ज़रिए, बैक चैनल डिप्लोमेसी के ज़रिए। यानी शेख रशीद का दौरा जो था वो बैक चैनल डिप्लोमेसी का था। बैक चैनल डिप्लोमेसी था, उनके ज़रिए वाज़े पैगाम दिया गया इनफ इनफ। और साथ में एक और चीज़ मैं आपको इंकिशाफ कर रहा हूँ, वहाँ जो उनके वज़ीर ख़ारिजा ने इस्तीफ़ा दे दिया, बहुत माकूल आदमी थे, बिल्कुल ठीक है, ज़रीफ, जवाद ज़रीफ। उसके इस्तीफ़ा के पीछे भी कहा यह जा रहा है कि एक वहाँ पे मेनी रीजंस, लेकिन एक रीज़न ये थी कि इस साजिश में वो चाह रहे थे कि पाकिस्तान को हल्के नहीं ले लो, इस साजिश में ईरान को शामिल नहीं होना चाहिए जो इंडिया के साथ मिलकर। तो एक वजह उसके जो इस्तीफ़े की थी वो यही थी कि चूँकि वो समझता था वो कि इसका ईरान को फ़ायदा भी नहीं होगा और पाकिस्तान को ऐसा मुल्क नहीं है कि उसको रिएक्ट नहीं करेगा। वैदर रहमान शफीक साहब, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में, अभी हमने कुछ दिन पहले देखा कि अदल अल जुबैर बड़े अहम दौरे पर पाकिस्तान पहुंचे। पहले उनका दौरा पाकिस्तान का था, फिर इंडिया हुआ, फिर इंडिया का कैंसिल हुआ किसी वजूहत की बुनियाद पर, फिर दोबारा वो पाकिस्तान गए अपना पैगाम लेके। तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के जो तल्लुकात हैं, और एक ऐसे मौके पर सऊदी अरेबिया की तरफ से जब पाकिस्तान ने OIC का बाइकाट किया, पाकिस्तान में एक अवामी जो इश्तियाल था वो बड़े अरूज पे था, और उसको कम करने के लिए कहते हैं कि OIC में जो पाकिस्तान के हक में करारदाद मंजूर हुई और कश्मीर के मजालिम के ऊपर जो आवाज़ उठाई गई वो सऊदी अरेबिया के वली अहद के कहने पर उठाई गई है। देखिए हमारी कौम जो है ना ऊपर जल्दबाज है। हमारी कोशिश होती है कि हर मामला जो है ना वो एकदम से दुरुस्त हो जाए और हम उसको एक दफ़ा में ही ठीक करना चाहते हैं। मामला जो बिगड़ते 10 सालों में उनको ठीक करने के लिए आपको कई 100 साल दरकार होते हैं। पाकिस्तान सऊदी अरब का मामला भी ये था। सऊदी वलीयत पाकिस्तान आए, जो एक हमें जो इलाक़ात हैं सऊदी अरब और पाकिस्तान के अंदर, उसके अंदर हमें गर्म जोशी नज़र आई। उसके बाद फिर जब पाकिस्तान और इंडिया की कशीदगी हुई उस वक़्त लोगों ने बहुत ज़्यादा एतराज़ किया कि सऊदी अरब ने जो है वो पाकिस्तान के हक़ में नहीं उठाई, सऊदी अरब को आगे आना चाहिए था। देखिए हर मुल्क की अपनी एक डिप्लोमेसी होती है और वो उसके मुताबिक चलता है। अब जब सऊदी वज़ीर ख़ारिजा अदल अल जुबैर, उन्होंने इससे पहले आना था लेकिन इंडिया की हटदर्मी की वजह से उनका दौरा कैंसिल हुआ। वो चाहते थे कि इस मामले को अच्छे और आसान अंदाज से हल करवाया जाए और सऊदी अरब ने बैक डोर के ऊपर बैठ के उसने पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा है और मैं समझता हूँ बहुत अच्छे और आसान अंदाज से लड़ा है। जैसे कि आपने जिक्र फरमाया कि OIC के ऊपर भी अब वो पहले से वहाँ पर भारतीय वज़ीर ख़ारिजा को दावत दे चुके थे। जो यूनाइटेड अरब अमारात से और सऊदी अरब के जो रिलेशन है, खासतौर पे जो इकोनॉमिकल रिलेशंस हैं भारत के साथ, वो दुनिया से ढके छुपे नहीं है। भारत ने बहुत ज़्यादा तरक्की है। तो अब एकदम से आपने एक इंसान को पहले दावत दी है और उसके बाद एकदम से आप उसको खत्म कर दें, ये मुनासिब नहीं था। लेकिन उन्होंने के वाले से जो पाकिस्तान में एक अमूमी तासर जब पाया जाता है कि पाकिस्तान OIC का बानी रुकन है और आपके पास ये इख्तियार नहीं है कि आप किसी मेंबर को, नॉन मेंबर को दावत दे दें बगैर इंफॉर्मेशन, बगैर कंसल्टेशन के। ये जो पूरा देखिए OIC का जो इजलास होता है वो हफ्ते डेढ़ हफ्ते एक दिन में तो नहीं तय होता है ना, उसका पूरा क्राइटेरिया होता है। अभी पाकिस्तान में अगला जो इजलास होने वाला है उसके लिए बता दिया कि उसकी मेहमान नवाजी इंशाल्लाह पाकिस्तान करेगा। तो ये पहले से ही सारी चीजें तय थी और उसके अंदर जब पहले से बताया गया था कि भारतीय वज़ीर ख़ारिजा को बुलाया गया है तो उसमें पता था पाकिस्तान को, लेकिन ये मौजूदा हालात ऐसे बन गए जिसमें पाकिस्तान को बाइकआउट करना पड़ा। इसमें पाकिस्तान से मुशावरत उन्होंने नहीं की थी, उनको बुलाना नहीं बुलाना, पहले दावत दी थी लेकिन मुशावरत पाकिस्तान से भी नहीं की थी। पाकिस्तान और किसी देखो 70 में भी इंडिया को दावत दी गई थी और इंडिया को रास्ते से वापस भेजा जा रहा। मैं तो इसमें खुलेआम कहूंगा जिस भी मुल्क ने दावत दी मेजबानी की खुला ब्लेंडर मारा है। ठीक है, तुम्हारी हैसियत पॉकेट साइज, तुम मुल्क मतलब तुम इतने बड़े फैसले करते हो, इतने बड़े 60 के करीब ममालिक हैं, ठीक है, उनसे पूछे बगैर आपने OIC के एक मेंबर को नजरअंदाज किया और बुलाया वहां पे। देखिए इधर देखिए मेरी बात कंप्लीट होने दे। देखिए पहली बात तो ये इमारत को ये समझना चाहिए, अकल के नाखून लेने चाहिए, ठीक है ना। निस्फ हिंदुस्तानी तो वहाँ पहले कब्जा करके बैठे हुए इमारत के अंदर, ठीक है ना, आपकी आबादी से ज्यादा वो वहां पर है, ठीक है। और वो फ्यूचर में उनके असेंबली में ये बातें हुई हैं कि इन फ्यूचर जो है ना इमारत को हिंदुस्तान में शामिल किया जाए, और ये बातें भी हुई है कि ये माजी में हिंदुस्तान का हिस्सा था। ऐसे में आप इतने अकल की बोध ले लो कि एक मुसलमानों का एक फोरम में, भाई इस्लामी दुनिया के एक फोरम में आप किस हैसियत से उसको बुलाते हैं वहां पे। इसमें तो पाकिस्तान को एहतजाज के सफारती ताल्लुकात खत्म करने चाहिए थे उसके साथ, इमारत के साथ। यार उनके 6 अरब हैं, 10 अरब है, मुंह पे मारो यार।
पाकिस्तान को बहुत अच्छी हालात कुछ इस तरह के थे नहीं क्या, हालात कुछ इस तरह के थे नहीं, जज्बाती बयान, जज्बाती नहीं भाई, ये पाकिस्तान उसका बानी रुकन है। OIC के किसी भी कानून के तहत वो इंडिया को वहां नहीं बुला सकते थे, बुलाने का कोई इख्तियार ही नहीं था। एक तो मुबस्सिर मुल्क होता है, इंडिया मुबस्सिर मुल्क भी नहीं था। इंडिया को मुश्किल, ये तो शुक्र करे पाकिस्तान ने एहतजाज कर दिया, अदरवाइज वो तो मुस्तकिल मेंबर बनाने के चक्कर में थे कि पाकिस्तान से ज्यादा इंडिया में मुसलमान है। तुम अदाकाराओं को लाओ, ऐश्वर्या को लाओ, कतरीना को लाओ, बिठाओ अपने मुल्क में, लेकिन ये भाई तुम्हारा घर का तो मसला नहीं है, इस्लामी दुनिया का मसला है। कश्मीर में जुल्म हो रहा है वो तुम्हें नजर नहीं आ रहा है। कश्मीर हिंदुस्तान में के ऊपर बड़ी अच्छी कश्मीर के ऊपर भी शामिल करवाया। उसके अंदर जो है 2-3 जो ममालिक थे, मुस्लिम ममालिक, जिनमें सऊदी अरब था, एक और मुल्क थे, तुर्की था, और 2 मुल्क थे, उनकी वजह से वो वहाँ पे डिस्कस। सर हमें लाइव जो दोस्त देख रहे हैं, आपके सवालात हमारे सामने चल रहे हैं। आपके जो मुगीस साहब हैं और नईम इकबाल साहब, खटक साहब हैं, और हम्माद हसन, रऊफ साहब, कादरी साहब और बेशुमार हमारे दोस्त इस वक्त हमें देख रहे हैं लाइव दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से। तो आपके कमेंट्स जो हमें नज़र आ रहे हैं। आप अगर कोई अपना सवाल करना चाहें तो आप हमसे लाइव सवाल पूछ सकते हैं। अबैदुर रहमान शफीक साहब, पाकिस्तान की पार्लियामान में एक मुश्तरका इजलास हुआ और मुश्तरका इजलास में ये फैसला किया जाना था कि हमने इंडिया को मुंह तोड़ जवाब देना है। हमने देखा कि सारी पार्टियों का एक मुश्तरका ये जो इजलास था उसमें ये फैसला किया गया कि इंडिया हमारा दुश्मन है और इंडिया के खिलाफ जो जारियत के खिलाफ जो पाकिस्तान ने हिकमत अमली अपनाई है वो बेहतरीन थी, शानदार थी। सऊदी अरेबिया के जो OIC के हवाले से जो बात हुई उसको भी सराहा गया, सऊदी अरेबिया का किरदार की तारीफ की गई। आदिल अल जुबैर उसके बाद दौरान उनका किया, लेकिन उस वक्त भी उनकी जो सऊदी वलियत का टेलीफोन था या आदिल अल जुबैर का जो रब्ता था हमारे वज़ीर ख़ारजा के साथ मुसलसल रब्ता था, उसकी भी तारीफ की गई। ये उसी इजलास को जब कंटिन्यू किया गया आगे तो उसमें थोड़ी सी बदनज़मी पैदा हो गई। वो जो अरकान का रवैया था, फिर वो जो हाजिरी थी वो उस तरह नहीं रही। तो ये क्या आवाम के लिए एक तशवीश का बायस नहीं बनता कि जिन लोगों के लिए हम अरबों खरबों रुपया खर्च करके कौमी असम्बलियों में भेजते हैं और वो वहाँ जाके ड्रामेबाजियाँ शुरू कर देते हैं, पहुँचते नहीं है, बैठते नहीं है इजलासों में। अगर वज़ीर आज़म चले नहीं बैठते, वज़ीर आज़म का एक पोर्टफोलियो है, वज़ीर आला नहीं क्या नाम है, वज़ीर ख़ारजा नहीं बैठ रहे, ठीक है ना बैठे, लेकिन बाकी अरकान को कम अज़ कम ऐसे मौके पर तो पार्लियामान में मौजूद होना चाहिए। देखिए मसला यह है कि जब से हुकूमत बनी है वो अभी तक असम्बली के अंदरूनी हालात को संभाल नहीं सकी। हमेशा जब भी असम्बली का इजलास होता है उसमें बहुत से मसाइल बन जाते हैं, चाहे वो पहला इजलास हो और उसके बाद पिछले दिनों हमें ये भी पता चला है कि इमरान खान साहब कई दफ़ा वो असम्बली के इजलास में शरीक होना चाहा उन्होंने और वो असम्बली तक आए भी, लेकिन जो अंदरूनी मामलात थे उनको खबर हुई तो 2-3 दफ़ा वो बगैर इजलास अटेंड किए भी वापस जा चुके हैं। और उन्होंने इब्तिदा में कहा था कि मैं हर हफ्ते असम्बली के इजलास के अंदर शिरकत करूँगा। तो हर तरीके इंसाफ के हवाले से थोड़ा सा इक़दाम करने चाहिए, कुछ अपोजिशन को उनको एक पेज पे लाने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है आपने अपोजिशन बहुत ज़्यादा खेली है, लेकिन अब आप हुकूमत में हैं तो उसको उस लिहाज से लेके चलें, एक बात। दूसरी बात यह है कि जब भारत का मसला हुआ तो ये एक कौमी मसला था और यहाँ पर इस मसले के ऊपर तमाम की तमाम जमातों को एक पेज के ऊपर आना था, और जो जमात उस पेज के ऊपर ना आती और हुकूमत का साथ ना देती उसकी अपनी क्रेडिबिलिटी बहुत ज़्यादा लूज होनी थी। लेकिन में पाकिस्तान की तरफ से गद्दार का ठप्पा लग जाना था। लेकिन उसके साथ साथ जो उनके आपसी इख्तलाफात हैं, मुझे नहीं पता कि अपोजिशन किस तरह से उस इजलास के अंदर वो बैठी, बहरहाल उन्होंने बहुत हौसले का मुजाहरा किया, लेकिन उसके बाद जो आगे इजलास हुए जैसे आपको पता है तो वो दोबारा से वही चीज़ें सामने आना शुरू होगी। तो मेरे ख्याल से अगर हम अपने मुल्क की सलामती चाहते हैं, अगर हम अपने मुल्क को तरक्की की राह के ऊपर लेकर जाना चाहते हैं और मुल्क के अंदर अच्छी डेवलपमेंट्स लेकर आना चाहते हैं, तो अब इन रवैयों को भी बदलना होगा। अपोजिशन को भी अपने रवैये चेंज करने होंगे और हुकूमत को भी अपने रवैये चेंज करने होंगे, और हुकूमत को मुल्की पॉलिसी को और वसी तर मफाद के अंदर मुल्क को चलाना होगा ताकि मुल्क जो है वो हमारा डेवलपमेंट, तरक्की और इन चीज़ों की तरफ जाए। ठीक है, अपोजिशन के हवाले से मुझे छोटी सी बात करने दीजिए। एक तो बात ये है कि अपोजिशन जो है जिस तरह के रवैये 2-3 दिन में अपोजिशन के सामने आए ना, शेम इंतहाई, मतलब यार वो मीटर चोर खुर्शीद शाह आके रहा है, देखिए इतने इनको शर्म नहीं आती, इतने बेगैरत लोग हैं, इतने करप्ट लोग हैं, इतने यार अवाम के सामने क्या कह रहा था आज, कह रहा जी नवाज शरीफ को अगर कुछ हो गया तो ये जो है इसका इल्जाम हुकूमत के ऊपर लगेगा कि हुकूमत ने कत्ल किया, इमरान खान की जान नहीं छूटेगी, इमरान खान की जान नहीं छूटेगी। यार इस मुल्क में नवाज शरीफ के अलावा कोई मसला नहीं आते,
इस मुल्क में नवाज शरीफ के अलावा कोई और बीमार नहीं है। नहीं, तुम्हारे घर में 60 बच्चे इसी महीने मर गए। मैं तो कहता हूँ जितने भी बंदे हार्ट अटैक से पाकिस्तान में मर रहे हैं उन सारों का पर्चा आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ पे काट मैं तो कहता हूँ इन हरामखोरों को पकड़ के भाई जेल में डाल दो, जेल भर दो भाई, काम करने नहीं देंगे जब तक ये चोर डकैत डाकू है इस मुल्क में, अपोजिशन के नाम पे आपको काम नहीं करने देंगे। असेंबली में इस मुल्क में और कोई काम नहीं है नवाज शरीफ की बीमारी का डिस्कस करने के लिए। पाकिस्तान की सहाफत के लिए आज बड़ा अच्छा एक दिन है कि अरशद शरीफ को जो है वो नॉमिनेट किया गया है उसने कारकर्दगी के लिए सदारती अवार्ड पर उसने कारकर्दगी के लिए। तो आप भी थोड़े से माकूल अल्फाज इस्तेमाल करें, हो सकता है अगली दफा नहीं देखिए फिरदौस साहब जो है ना वो जरा थोड़ा सा हुकूमती झुकाव रखते हुए जरा उनकी साइड ले रहे हैं। मैं जरा इनको याद कराता चलूँ कि अगर ये यहाँ पर अभी मौजूदा अपोजिशन का जो रवैया है वो तो हमें बहुत खटक रहा है, लेकिन इससे पहले तहरीक इंसाफ भी एक अपोजिशन में रह चुकी है और अपोजिशन में रह के इन्होंने क्या क्या कुछ नहीं किया, क्या क्या कुछ नहीं किया, मेरे ख्याल से दोहराने की जरूरत नहीं है, सब लोग जानते हैं और ये ज्यादा बेहतर जानते होंगे क्या क्या कुछ नहीं किया। तो उस अपोजिशन रवैया को जरा किस नजर से देखते हैं, जरा उसको भी आप डाल दें। देखो तहरीक इंसाफ जिस वक्त अपोजिशन कर रही थी, तहरीक इंसाफ ने उससे पहले हुकूमत नहीं किया था, ठीक है, उनको हक था खुल के अपोजिशन करे। ये क्या जवाब, ये क्या जवाब, ये तो हरामखोर तुम किस तहरीक इंसाफ भरी लोटों से हुई है। तहरीक इंसाफ अगर उस वक्त सियासत की बात करती हक था, क्योंकि उन्होंने पहले हुकूमत नहीं की। तहरीक इंसाफ उस वक्त एजुकेशन की बात करती तो हक था, क्योंकि उनको मौका नहीं मिला था। तुम चोर डाकुओं को 40 साल तो तुमने इस मुल्क के ऊपर हुकूमत की है, तुम्हारे पास भाई मौका था सेहत के मसाइल हल करते, तुम्हारे पास मौका था एजुकेशन के मसाइल हल करते, तुम्हारे पास मौका थे पाकिस्तान के अमन अमान के मसाइल। अच्छा आप ऐसे कह रहे हैं, एक मिनट नहीं, मैं गलत बात देखे ना, फिरदौस साहब ऐसे कह रहे हैं जैसे पिछले सालों में सेहत की डेवलपमेंट के ऊपर काम हुआ ही नहीं। आप जरा जाके देखिए, आप पंजाब के हॉस्पिटल से जाके देखिए, पंजाब के हॉस्पिटल से लोगों को, लोगों ने प्राइवेट हॉस्पिटल में गए हैं, लीवर एंड किडनी ट्रांसप्लांट बड़ा बच्चे को कहाँ जन्म दिया, खातून ने सड़क पे बच्चे को जन्म दिया, सड़क पे। मेरा एक सवाल, आप मुझे ये बताएं कि मियां नवाज शरीफ साहब का सिस्टम आपसे मेरे से अलग कोई लगा हुआ है उनके अंदर कुछ स्पेशल नहीं? मेरा सवाल कुछ स्पेशल फार्मूले से अगर उनको बनाया, जैसे पानी का H2O पूरी दुनिया में फार्मूला है, दुनिया में जहाँ जहाँ पानी से फार्मूले से बना है, इंसान सारी दुनिया में एक जैसे बने हैं। पाकिस्तान में बेहतरीन सेहत की सहूलियात बकौल आपके, मेरा और आपका इलाज पाकिस्तान में हो सकता है, मियां नवाज शरीफ का क्यों नहीं हो सकता? देखिए मियां साहब का मसला एक सियासी मसला है, आप उसको बीमारी का मसला भी सियासी है। ये तो सियासी मसला है। ये मियां नवाज शरीफ झूठ बोल रहे हैं। देखिए मैं आपको बताता हूं, आप अपने अल्फाज मेरे मुंह में डालने की कोशिश ना करें ना, मेरे अल्फाज मुकम्मल होने दे, बाद में आपने जो उसके ऊपर कहना होगा कह लीजिएगा। मियां साहब का मसला सियासी मसला है, इस हवाले से मियां साहब को एक एज इस हवाले से मिलता है कि मियां साहब की जो जितनी भी उनका मेडिकल हुआ है, मेडिकल एक हिस्ट्री है। अगर आप खास किस्म के मेडिकल मरीज हैं या आपके हसास अमराज हैं, तो उसके अंदर बेहतर ये होता है कि जिस डॉक्टर के पास आपकी हिस्ट्री है वही आपको चेक करे, क्योंकि वो आपको शुरू से जान रहा होता है। लेकिन ये लाजमी नहीं है, इसके मद्दे मुकाबिल भी दीगर काबिल डॉक्टर हमारे पाकिस्तान में मौजूद है और उसका बाकायदा इलाज कर सकते हैं। मियां साहब के पास एक एज है, वो उस एज को सियासी तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि मैं किसी तरीके से मैं ये बना के मैं चला जाऊं बाहर। हुकूमत आप वाली लाइन अपना रही है और अपोजिशन कह रही है कि ये घटिया रवैया इख्तियार कर रहे हैं, और आप वही जो हुकूमत की जो लाइन है कि मियां साहब सियासी एज लेना चाह रहे हैं अपनी बीमारी से, आपका भी वही है। हाँ, मियां साहब शक नहीं, लेकिन आप पाकिस्तान के मेडिकल सिस्टम को कह दें कि किसी काम का नहीं है, ये गलत बात है। मैं इसको कंडेम कर रहा हूं। आप उनसे पूछ लें क्या सवाल करना चाहते हैं। राजा महबूब साहब, आप फिरदौस जमाल साहब से सवाल पूछें, लिख के दें हमें, तो फिरदौस साहब आपको जवाब देंगे, क्योंकि फिरदौस साहब आज काफी शाटे खेल रहे हैं। पाकिस्तान में क्रिकेट वापस आई है, इसमें मौजूदा हुकूमत का किरदार जो है वो है, लेकिन अगर इस PSL में नजम सेठी को कुछ क्रेडिट ना दिया जाए तो मैं समझता हूँ गलत होगा। नजम सेठी आज भी कौम आपकी मशहूर है, आपने और कोई काम जो अच्छा किया नहीं किया मुझे नहीं पता, आपकी चिड़िया कहाँ कहाँ से फिर के आती थी, लेकिन कम अज़ कम PSL जब तक होता रहेगा मैं और मेरे जैसे और बेशुमार पाकिस्तानी आपको सलाम कहते रहेंगे, क्रिकेट को लाइक करने वाले आपको दुआएं देते रहेंगे। क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में अमन वापस आएगा क्रिकेट से?
देखिए क्रिकेट से तो जाहिर है आप लोगों को फिर हुकूमत पे मुझे अटैक करना टीचर आपने कहा, रेलवे कटे आपने कहा, चलता है। लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह अमन की बहाली हुई, और अमन की बहाली के पीछे जो कुर्बानियाँ थी 70,000 पाकिस्तानियों की, फिर हमारी अफवाज की, हमारी एजेंसियों की, उन कुर्बानियों को भी हमें सलाम पेश करना होगा, उनको नहीं बोलना होगा। तो ये तो जाहिर है जिस तरह के खिलाड़ी आ गए उनकी तस्वीरें जा रही है, खिलाड़ी ने तो अपने बल्ले को जो है बल्ले को बंदूक बनाया है, वो भी चल रही। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी यार, इंटरनेशनल खिलाड़ी भाग रहा था आपके मुल्क से, और अभी ऐसे ऐसे मुल्कों से आ रहे हैं जो मतलब बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया। तो ये तो मतलब अभी इब्तदाई इश्क के आगे इंशाल्लाह सयाह भी इस मुल्क में आएंगे, इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट भी आएगी, इस मुल्क में सरमायाकारी भी आएगी। उबैदुर्रहमान हम बात कर रहे हैं तो एक और भी सीन हुआ है, इंडियन क्रिकेट टीम जो है वो आर्मी की कैप से खेल गया, हालांकि क्रिकेट को जेंटलमैन गेम कहा जाता है। इस पे क्या कहेंगे? देखिए जो इंडियन सियासत है ना, बहुत आप गंदी सियासत में वर्ड इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन वो बहुत हद दर्जे तक गिर के हो सकते हैं, और वो हर एक चैनल को इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। उसमें उन्होंने बॉलीवुड को इस्तेमाल करने की कोशिश की है, उसमें अब वो क्रिकेट को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो बस पूरी। और दूसरी बात आपको मैं बताऊं, इंडिया का मसला यह है कि इंडिया इंतहा पसंदी के उरूज पे पहुंच चुका है इस वक्त। वहाँ पर अगर कोई बंदा पाकिस्तान के बारे में कोई इंसाफ पसंदाना बात कर दे, या वो अगर अपनी हमदर्दी को इंतहा पसंदगी के लेवल पे पहुंच के, एक आखिरी लेवल पे पहुंच के अपनी वफादारी को वो जाहिर ना करे, तो उसको गद्दार समझा जाता है। फिर ना सिर्फ गद्दार समझा जाता है बल्कि उसका घर बार जला दिया जाता है, उसको अपनी जिंदगी के लाले पड़ जाता है। कुछ जो है इंडिया में जंग जारी है, कुछ लोगों मुसलमानों के जो है वहाँ जलाए जा रहे हैं। हमारे साथ हैं जी अबू तारिक फजल, वो पूछ रहे हैं कि जिसके पास पैसा हो, इखराजात बर्दाश्त कर सकता हो, जहाँ जाके इलाज करे, इसमें क्या मुश्किल है? जनाब अली, हर बंदे के लिए ये मुश्किल नहीं है। जनाब नवाज शरीफ साहब से हमारी दरख्वास्त है कि वो इस मुल्क के 3 दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म रहे हैं, जहाँ मेरा और आपका इलाज होना है। यकीन करें कि अगर मुझे आज दिल का कोई आर्जा लाक हो जाए तो मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं अमेरिका या बरतानिया जाके इलाज करवा सकूं। ये बुनियादी सहूलत है, बीमारी की जो सेहत है एक बुनियादी सहूलत में से आती है, और दुनिया में जो भी ममालिक हैं उनका ये कानून है कि बुनियादी सहूलत जो है वो आपके अपने मुल्क में आवाम को दी जाती है। अगर आवाम का ये राइट है, आवाम को हुकूमत पाकिस्तान की जिम्मेदारी एक्सेप्ट करती है कि जो भी बीमार होगा, जो भी कैदी पाकिस्तान की अडयाला जेल में, कोट लखपत जेल में, जिसको भी दिल का आर्जा लाक होगा, उसे भी नवाज शरीफ की तरह प्रोटोकॉल में अमेरिका या बरतानिया भेजा जाएगा इलाज के लिए। तो बिस्मिल्लाह नवाज शरीफ साहब को भेज दें, हमें कोई एतराज नहीं। मैं खुदा गवाह कि जुमे की नमाज के बाद नवाज शरीफ का नाम लेके मैंने उसकी सेहत के लिए देखिए तारिक साहब का मुकदमा अपनी जगह पे दुरुस्त है। मियां साहब के पास पैसे हैं, मियां साहब बाहर जाके मियां साहब बाहर जाके इलाज कराना चाहते हैं, लेकिन मियां साहब इस वक्त मुल्जिम है ना, मियां साहब मुल्जिम है। देखिए मियां साहब मुल्जिम है, ये अदालत फैसला करेगी कि वो बाहर जा सकते हैं नहीं जा सकते। अगर अदालत बाहर जाने की उनको इजाजत नहीं दे रही तो ये अदालती फैसला है, उनको उसके ऊपर मान लेना चाहिए, सिमेन आवात आना, सब्र शुक्र कर लेना चाहिए। और फिर उसके बाद हुकूमत ने एक उनको ये भी तजवीज़ दे दिया कि अगर आप ज्यादा ही, आप पैसा तो कमी नहीं है उनके पास, अगर आप ज्यादा ही उतावले हो रहे तो आप अपने डॉक्टर से अपने वो बच्चों से कहें वो मशीनरी भेज दे, कुछ तो खुदा का खौफ करें। मेरा सवाल आपसे ये है कि ये इक़्तिदार में होते बीमार नहीं होते, इक़्तिदार से उतरते यार मैं तो हैरान हूँ उनकी बीमारियां कैसी हैं कि ये जब 90 में कैद हुए तब भी बीमार थे, 93 में कैद हुए तब भी बीमार थे, जब 99 में कैद हुए तब भी बीमार थे, अब दोबारा कैद हुए फिर बीमार हो गए। और शहबाज शरीफ साहब 4 महीने अंदर रहे हैं, रोज मेडिकल बोर्ड बनते रहे, 10 दिन से बाहर आए हैं, भागते फिर रहे हैं, दंदनाते फिर रहे, कोई जब अंदर होते हैं तब बीमारी खबर होती है, जब बाहर होता है तब बीमारी खबर भी नहीं होती ना, तब बीमारी खबर नहीं होती ना, हमारे मीडिया के लिए खबर भी नहीं होती। शहबाज शरीफ जो है वो कैंसर का मरीज है। सवाल यहाँ पे शामिल करते हैं, साहब कह रहे हैं ईरान को पाकिस्तान से क्या मसला है? ईरान को पाकिस्तान से मसला ये है जी कि ईरान दुनिया में इस्लामिक वर्ल्ड में सुपर पावर बनना चाहता है। ईरान ये इस्लामिक वर्ल्ड का मामा बनना चाहता है, और वो अल्लाह के एहसान और करम से और फजल से वो पाकिस्तान के जो एटमी असासाजात हैं और पाकिस्तान की जो फ़ौज है उसने वो सिरा पाकिस्तान पे सर पर रखा हुआ है। सिर्फ और सिर्फ इतनी सी ईरान की पाकिस्तान के साथ अदावत है कि पाकिस्तान के सर से वो सिरा उतार के अपने सर पर सजाना चाहता है, और कोई अदावत ईरान की पाकिस्तान के साथ
नहीं है। दूसरी जो अदावत है वो सारी दुनिया को पता है, वलायत फ़क़ीह है, और वो चाहते हैं कि दुनिया में जहाँ जहाँ मुसलमान बसते हैं वो वलायत फ़क़ीह के ताबे हो जाएं और इमाम ख़ुमैनी को अपना इमाम मान लें। आगे जी हम बात करते हैं, प्रोग्राम में आगे चलते हैं, बहुत थोड़ा वक्त रह गया हमारे पास। पाकिस्तान की तरफ जो अमेरिका का झुकाव है यकदम इसमें बड़ी तेज़ी आई है। जो मेरा अपना तजिया, मैं ये समझता हूँ कि वो जो पाकिस्तान ने एक तीसरी मखलूक पकड़ी हुई है आजकल, पाकिस्तान फौज ने जो पायलट, वो तीसरी मखलूक का कहीं पायलट पकड़ लिया, उसके बाद ये हुआ यकजक BBC, CNN और जितने इंटरनेशनल वार्स के न्यूज़पेपर थे और जितने अखबारात थे, जितने TV चैनल्स थे, उनकी मुस्बत रिपोर्टिंग पाकिस्तान के बारे में आना शुरू हुई, क्योंकि वो जो हैं अपने एक शख्स का भी बड़ा ख्याल रखते हैं। उबैद रहमान शफीक साहब कह रहे थे कि क्या होता है, वो अब अबू तारिक फजल भी कह रहे हैं कि उसके पास पैसे हैं तो वो चला जाए, औरों को क्या है। तो वो अपने एक बंदे का भी बड़ा ख्याल रखते हैं, वो उससे उसकी ज़िंदगी और वो अब ये ऑफर तक हो रही है पाकिस्तान को, आफिया ले लो और इसको छोड़ दो। और पाकिस्तान के बारे में खबर इस तरह निकली भी थी कि आफिया को छोड़ रहे हैं, नहीं अभी तक उस पर बात नहीं 48 घंटे वो थोड़ी जल्दी निकल गई थी। जज्बाती कौम है हम सारे ही, आपकी तरह मेरी तरह, तो वो थोड़ी जल्दी निकल गई। अभी ये मामला ज़ेरे बहस है, कहीं ना कहीं किसी न किसी कोने पे इस पे बात हो रही है, और हो सकता है ये आज का तारीख होगी है, आज 10 तारीख तो नहीं दे रहे, 10 तारीख होगी, 10 तारीख होगी, अगले 20 तक जब हम यहाँ बैठे होंगे तो शायद कोई बड़ी डेवलपमेंट के बाद हम यहाँ पे आके बैठे, मैं आपको ये भी बताता चलूँ। लेकिन मैं ये समझ रहा हूँ कि ये जो पाकिस्तान के साथ मुस्बत रवैया दुनिया का यकदम हुआ है, वो जो एक हम तीसरी मखलूक पकड़ी हुई है, पता नहीं पकड़ी, उसके बाद मेरे ख्याल में ये भी हो सकता है। और साथ में जो 18 साल में अफगानिस्तान के महाज पर एक जंग लड़ी गई है, ठीक है, एक खुफिया जंग, और दुनिया की सबसे बड़ी जंग लड़ी गई है। आपको याद होगा एक सहाफ़ी ने, पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ी ने कहा था कि पाकिस्तान ने तीसरी आलमी जंग लड़ी है। जी जी, सुहेल बड़ाइश साहब ने, जी, और वो लड़ी है अफगानिस्तान के मैदान में। अब इसमें तफसीलात हम नहीं बता सकते हैं, ये तफसीलात वक्त के साथ सामने आएंगे कि पाकिस्तान ने किस तरह एक सुपर पावर, बहुत लंबी बात हो, उन्होंने बहुत खूबसूरत बात करके गए थे, ये चीज़ें सामने आएंगे। तो अफगानिस्तान के उस पर उनके जर्नल ने, अमेरिकन जर्नल कह रहा है कि जी पाकिस्तान जो है पहली दफ़ा हमारे साथ ताउन कर रहा है। अभी ताउन ये कर रहा है कि काबुल का अमन जो है बरास्ता इस्लामाबाद, वो सर हमने काफ़ी दिन पहले यहाँ पे कह दिया था, अगर कोई बंदा ये चाहता है कि पाकिस्तान में और काबुल में अमन हो जाए और दुनिया में अमन हो जाए, तो वो रास्ता सिर्फ और सिर्फ इस्लामाबाद से जाता है, या आप भूल जाएं कि वो इंडिया के ज़रिए आप कर लेंगे, ये तो मुमकिन ही नहीं, किसी सूरत मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान में एक मुतनाज़ा किस्म का ख़वातीन का मुज़ाहरा हुआ। प्रोड्यूसर साहब आपके पास वीडियो तो काफ़ी बड़ी है, लेकिन मैं चाहूँगा थोड़ा मुख्तसर करके उसे चलाएँ और अपने नाज़रीन को दिखाएँ, उसके बाद मैं अपने मुअज़्ज़ज़ तज़िया निगारों से उस पर उनकी मुख्तसर सी राय लेके इजाज़त चाहूँगा। वीडियो प्ले करें। पूरी दुनिया में औरतों का आलमी दिन मनाया गया। पाकिस्तान की औरत भी बाशऊर और अपने हक के लिए पुरजोश है। पाकिस्तान के बड़े बड़े शहरों में भी पूरे जोशो खरोश से इस दिन का भरपूर तरीके से एहतमाम किया गया, मगर ये दिन औरतों के आलमी दिन से ज्यादा मर्दों से नफरत का आलमी दिन महसूस हुआ। मुतवस्सित तबके की पढ़ी लिखी औरतों ने एक दूसरे को हैप्पी वुमेन्स डे कहकर मुबारकबाद दी। घरेलू खवातीन ने ये दिन बेखबरी में अपने चूल्हे चक्की में लगे लगे गंवा दिया। गरीब और अनपढ़ मेहनत मजदूरी करने वाली खवातीन तो सिरे से इस दिन से ही नावाकिफ हैं। वो नहीं जानती कि मगरबी दुनिया ने उसकी मेहनत और मोहब्बत को खराजे तहसीन पेश करने के लिए एक दिन भी तख्लीक किया है। इन सब खवातीन से हटकर हमें खवातीन का एक और तबका भी नजर आता है जिसने इस दिन को पूरे जोशो जज्बे से मनाया। ये खवातीन या तो हर माशी फिक्र से बेपरवाह महज वक्त गुजारने वाली इलीट क्लास से मुंसलिक हैं, या वो बड़ी उम्र की खवातीन जो खानदान के झमेलों से आजाद हैं, या वो नौजवान गरीब और मुतवस्सित तबका जो पढ़ लिख कर किसी हुकूक आजादी निस्वां की तंजीम के हत्थे चढ़ गया है। ये हमारे माशरे की वो आजाद पसंद सिन्फ नाज़क हैं जो खुद को सिन्फ नाज़क कहलाने से नफरत करती हैं। ये अपनी रिवायात और अकदार को फरामोश करके एक नई दुनिया की तलाश में निकली हैं। मगरबी
की खवातीन की आज़ादी से मुतासिर ये खवातीन इस बात से बेखबर हैं कि जिस रास्ते की तलाश में वो निकली हैं उसकी मंजिल ओल्ड होम तक जाती है। पहला बुनियादी सवाल यह है कि जिन औरतों ने आज़ादी के लिए औरत मार्च किया, अपने हुकूक के लिए प्ले कार्ड उठाकर धरना दिया, स्टेज पर खड़े होकर तकारीर की, नारेबाजी की, मर्दों को अपने हुकूक का गासिब करार दिया, एहतजाजन हर उस काम की नफी की जो औरत को उसकी महराज तक ले जाता है। इन खवातीन के ये सारे इकदामात करना ही इस बात का सबूत है कि वो आजाद हैं अपनी बात कहने के लिए, वो आजाद हैं सोच में, फिक्र में, आवाज में। अब कौन सी आजादी है जिसकी वो तलबगार हैं? आजादी मगर किससे? रिवायात से, माशरती अकदार से, घर से, अपने औरतपन से, औरत के खमीर में पिन्हा खिदमत और मोहब्बत के जज्बे से, रिश्तों की जंजीरों से, मर्द के तहफ़्फ़ुज़ से, अपने बाप, भाई, शोहर या बेटे से। औरत का आलमी दिन तो उसकी खिदमत और मोहब्बत और खुलूस के एहतराम में मनाया जाता है। इसका मकसद औरत को वो मुकाम दिलाना है जो उसका हक है, पूरी दुनिया को उसकी इज्जत और मर्तबे का एहसास दिलाना है। इसका मकसद कतई ये नहीं कि आप अपने बुनियादी किरदार और फितरत से बगावत करें। मगरिब की औरत इस शिकंजे में फंसकर सिर्फ पैसा कमाने और बिस्तर गर्म करने तक महदूद रह गई है। रिश्तों की जंजीर में परोए बगैर वो माँ भी बन जाती है और सारी उम्र मेहनत कर कर के आखिर में तन्हा किसी ओल्ड होम की दीवारों से सर टकराते टकराते मर जाती है। वो इस आजादी के पीछे रिश्तों के खुलूस से महरूम सैकड़ों बॉयफ्रेंड्स के लिए सिर्फ वक्त गुजारने की चीज जिसे बाहमी मुआहदे के तहत जब तक चाहे इस्तेमाल किया जाए, साम्राजी निजाम का एक मोहरा जिसे बराबरी के दिलफरेब जाल में फंसा कर निस्वानियत से दूर कर दिया गया है। वो क्या जाने खूबसूरत रिश्तों के वो जाल जो हमारे मुआशरे का सबसे खूबसूरत पहलू है। आज की औरत जिसे गुलामी कहती है वो तो तहफ़्फ़ुज़ की दीवार है जो रिश्तों और ताल्लुक की आड़ में खड़ी है। जिसे वो जिस्म की आजादी कहती है वो तो हया और शर्म की लाश पर इस्तादा सिर्फ वक्ती लज्जत है। जिसे वो सोच की आजादी कहती है वो औरतपन से बगावत है। हुकूक की बात करें मगर अपने औरतपन को दाव पर लगा कर नहीं। मर्द को उसके फराइज का एहसास दिलाएं मगर उसको हकीर बना कर नहीं। हुकूक और फराइज की जंग में अपने माशरती अकदार को फरामोश न करें। आपका मुहाफिज आपका बाप है, आपका भाई है, आपका शोहर है और आपका बेटा है जो आपके लिए सीना सपर है। इन खूबसूरत रिश्तों से नफरत सिखाकर फितरत और अपनी बुनियाद से बगावत न करें। औरत तो मोहब्बत और खिदमत का खमीर लेकर पैदा हुई है। इसकी बका और हुस्न इसी में है। एक दूसरे का एहसास और बाहमी मुआवनत खत्म हो जाए तो बाकी क्या बचता है? महज आजादी निस्वां का खोखला नारा जिसका प्रचार हमारे यहाँ 8 मार्च को हाथों में प्ले कार्ड की सूरत में नजर आया और ये नारा भी असल मानू में उम्र की आखिरी हद पर आया होगा। जान लीजिए औरत तो मोहब्बत और खिदमत का खमीर लेकर पैदा हुई है। इसकी बका और हुस्न इसी में है। वो बेटी है तो रहमत है, वो बहन है तो मोहब्बत है, वो बीवी है तो नेमत है, वो माँ है तो जन्नत है। आजादी निस्वां के नाम पर औरत को उसकी अजमत से महरूम न करें। वेलकम बैक। जी नाज़रीन, आपने देखा कि पाकिस्तान में तरह तरह के फितने, इस्लामिक दुनिया में तरह तरह के फितने मुख्तलिफ औकात में सर उठाते रहते हैं। ये भी एक ऐसा ही फितना है कि जो अपनी आबोताब के साथ सर तो उठा रहा है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक पाकिस्तानी माशरे में इसका सर बार बार कुचला जा रहा है। अब देखते हैं कि ये धड़कते सुलगते जिस्म के साथ कब तक इस तरह की बदअखलाकी हमारे माशरे में फैलाते रहेंगे। मैं इन तमाम औरतों से, इन तमाम NGO के सरबराहान से और इनको फंड करने वाले इदारों से इतनी रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि ये इस तरह की जो आप बेहयाई और बेगैरती ऐसे माशरों में करवाते हैं जहाँ के रवाज, रस्म रवाज से वो हट के होती है, उसके बाद एक सर्वे आप कंडक्ट किया करें। आप देखा करें कि कितने घरों की बच्चियां जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ इस बेगैरती की वजह से और इस बेहयाई की वजह से
कॉलेज और यूनिवर्सिटी की दहलीज तक नहीं पहुंच सकती। उनके वालिदैन डरते हैं कि ये इस तरह की डायने ना बन जाएं, इस तरह की ये मुतल्लका ना बन जाए, तलाक याफ्ता ना बन जाएं, इस तरह की ये बेहयाई करने वाली ना बन जाएं, इस तरह की ये गुमराही में भटकी हुई औरतें ना बन जाएं। आज हमारे इस मुल्क के पाकिस्तान में क्या ज़रूरत थी इस तरह की बेगैरती और बेहयाई की, जहाँ इस्लामी दुनिया की और पूरी दुनिया का अगर आप मुआवजा करें तो पाकिस्तान उन चंद एक ममालिक में से है कि जहां पर खवातीन जो है पाकिस्तान के सबसे आला मनसब पर फायज रही है, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो। और अगर बात करें कि पाकिस्तान की स्पीकर असम्बली फहमीदा मिर्जा, और किस किस मौजू पर आप बात करना चाहेंगे, पाकिस्तान में किस मकाम पर फातिमा जना कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जना की बहन, बानी पाकिस्तान की बहन और पाकिस्तान के बानियों में से एक जो है वो एक खवातीन है। पाकिस्तान ने खवातीन को हर मौके पर मुकम्मल राइट्स दिए हैं। पाकिस्तान में जो बसने वाली खवातीन हैं, मैं समझता हूँ कि वो अपनी आज़ादी के साथ ज़िंदगी गुजार रही हैं और खुशहाल ज़िंदगी गुजार रही हैं। ये चंद भटकी हुई बदरूएँ पाकिस्तानी माशरे को गुदला कर रही हैं। फिरदौस जमाल साहब, इस मौजू पर तो बहुत जामे तौर पर बात हो गई। पाकिस्तान की कौमी असम्बली में एक बेवक्त नमाज पढ़ी गई, उस बारे में क्या कहना चाहिए? केवल उस पर आ जाए, इस पर एक छोटा सा मैं जुमला कहूँगा जो ख़वातीन के हवाले से। देखिए, मैं ज़ाती तौर पे एक और जाविये से इसको देखता हूँ, समझता हूँ कि इन ख़वातीन ने बुनियादी तौर पे हमारी जो औरतें हैं, हमारी ख़वातीन हैं, उनके केस को कमज़ोर किया, उसको ख़राब किया। वो इसलिए कि हमारे माशरे के अंदर, समाज के अंदर ख़वातीन के लिए रियल मसाइल हैं, हकीकी मसाइल हैं। उनकी विरासत का मसला है, उनके ठीक है ना गैरत के नाम पे कत्ल का मसला है, उनके एजुकेशन के मसाइल हैं, रियल मसाइल हैं माशरे में। लेकिन इन्हीं ने जिस तरह के इशूज उठाए हैं, लो इस तरह बैठ गई, जो गर्म नहीं करूंगी, खाना टायर बदल करूंगी, इससे औरत के जो रियल मसाइल थे, ओरिजिनल मसाइल थे, जिन पे हमें काम करना चाहिए थे, एनजीओ को काम करना चाहिए, उनका केस भी इन्होंने खराब कर दिया। तो जहाँ तक उसका ताल्लुक है नमाज का, तो मैं तो अपनी राय, मुमकिन है मेरे से आप इख्तिलाफ करेंगे, चूँकि वहाँ पे मुझे हैरत इस बात पे हो गई, मैंने लिखा भी इस पे कि देखिए आपकी कौमी असम्बली है, पाकिस्तान के कौम का क्या है, वो तर्जुमान फोरम है, उसमें अगर मगरिब की नमाज का वक़्त होता है या असर की नमाज का वक़्त होता है तो उसमें वक्फा होना चाहिए था। तो उस दिन वक्फा क्यों नहीं हुआ? ठीक है ना, वक्फा देखिए इस पे अभी तक कोई स्टेटमेंट, ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है। आप वेबसाइट की वेबसाइट पे जाएं, वहां से आपको पता चल जाएगा उस दिन क्या कार्रवाई हुई है। वक्फा हुआ है, ये नमाज एहतजाज पढ़ी गई है पहली दफ़ा, और उसके लिए जो किबले की डायरेक्शन का मामला आया कि कौमी असम्बली में जो करारदाद लाई गई कि इन्होंने नमाज गलत तरफ मुँह करके पढ़ ली, तो उस पर उलमा का जो बयान आज आया है, अभी जब मैं आ रहा था इस प्रोग्राम के लिए, तो उस वक्त ये आया है कि ये जो नमाज थी ये नमाज एहतजाज थी, इसमें किबले की डायरेक्शन का तयन ज़रूरी नहीं है। आप उलमा इस्लाम में इसमें आप राय दे सकते हैं। देखिए, मैं तो ज़ाती तौर पे समझता हूँ, मैं अभी भी अपनी राय पे कायम हूँ कि अगर वक्फा नहीं किया गया है तो वहाँ पे नमाज पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है। अच्छा किया है, लोगों की तवज्जो दिलाई जाए कि आपके सारे बेनमाजी हैं यहाँ पे, ठीक है। मौलाना फजल रहमान और उसके बेटे से हमें इख्तिलाफ है, लेकिन अगर ये किसी एहतजाज की शक्ल में नमाज पढ़ा है, ये तो इस्लाम के एक शायर का इस्तेज़ा है, मजाक है, इसमें तो उनको संगीत सजा देनी चाहिए। और दूसरी जो इसको फखरियत और पेश किया गया कि पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा पार्लियामेंट के अंदर जो है ना नमाज बाजमात पढ़ी है फजल रहमान साहब के बेटे ने, तो सवाल ये उठेगा कि फजल रहमान साहब इतने अरसे तक इस पार्लियामेंट में रहे, उन्होंने क्यों नहीं पढ़ी नमाज? वो अपना वो निभाया नहीं उन्होंने। रहमान, आप इस पर आखिरी देखिए, ये जो नमाज एहतजाज वाला जो आपने बताया, मैंने तो खैर पढ़ा नहीं है, अभी देखते हैं प्रोग्राम लेकिन ये ना दीन के अंदर ना दुनिया में किसी जगह पे कोई ऐसी इस्तिलाह नहीं नमाज एहतजाज। ये कहाँ से आप ले आए? आप अपने मामलात के अंदर दीन को तो ना घसीटें, आप दीन को तो ना लेके आए। जैसे आपने जिक्र फरमाया कि वहाँ पर बाकायदा तौर पर नमाज का वक्फा हुआ है, तो अगर नमाज का वक्फा हुआ है तो वहाँ पर नमाज पढ़नी चाहिए थी। ईमान की कार्रवाई चल ही नहीं सकती, अजान के लिए खामोशी और नमाज के लिए वक्फा हुआ है। तो अगर वहाँ पे वक्फा हुआ है या वक्फा अगर हो सकता है ना पढ़े, नमाज का अगर जरूरी है, हो सकता है, अगर हो सकता है कि अगर कार्रवाई चलते कुछ थोड़ी सी तखीर होगी है 5-10 मिनट की, तो वहाँ पर उनको बता देना चाहिए था कि हम ये अपनी बात मुकम्मल करके तो उसके बाद वक्फा हो गया। खैर, अगर गलत फहमी हो तो उस गलत फहमी का अजाला होना चाहिए, और अगर जानबूझ के गलती से जानबूझ के उन्होंने, जैसे आपने कहा कि एहतजाजन जो है वो नमाज उन्होंने वहाँ पर खड़ी कर दी है, तो इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और बहुत संगीन कार्रवाई होनी चाहिए। पाबंदी लगनी चाहिए कुछ अरसे के लिए असेंबली के अंदर दाखिले में पाबंदी लगनी चाहिए। और मैं तो समझता हूँ कि इनसे जो अगर किसी शख्स के इख्तियार में आता और मेरे इख्तियार में आता तो मैं इनसे ये इस्लाम का लेबल ले लेता। नाज़रीन, आज का ये हमारा प्रोग्राम था, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमारे फेसबुक पेज चैनल 24 को लाइक कीजिए, हमारी
मोस्टली जो अपडेट वीडियो है, हम तो हफ्ते बाद आपसे मुलाकात करते हैं, लेकिन हमारी रोज़ाना की बुनियाद पर हर मौजू पर, हर टॉपिक पे हमारी वीडियोस जो हैं वो आती रहती हैं। अपने होस्ट जहां से मिनाज, फिरदौस जमाल और उबैदुर रहमान शफीक को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह अगले हफ्ते नए प्रोग्राम, नए मौजूद के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे। तब तक अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।